हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिविक्स फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में अ, कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने दो मॉडल आपको बताए थे, बेल्जियम और श्रीलंका। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक फीचर्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात की थी और वहाँ पे किस तरह से जो है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, उस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी बेल्जियम और श्रीलंका में। तो उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ पे जो है सिंघल्स तमिल्स पे हावी हो रहे थे, वहाँ की सरकारें जो हैं किस तरह से उनको प्रमोट कर रही थी और तमिल्स को जो है वो लगातार डिस्क्रिमिनेट कर रही थी। तो अब हम आगे बात करेंगे एकोमोडेशंस इन बेल्जियम की, कि जब बेल्जियम में डच और जर्मन्स के बीच में, फ्रेंच के बीच में जब प्रॉब्लम शुरू होती है, जो गैप होता है, तो उसको वो लोग किस तरह से जो है एकोमोडेट करते हैं, किस तरह से जो है वहाँ पे नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नए रूल्स बनाए जाते हैं, जिनके तहत जो है बेल्जियम में काफ़ी हद तक वो चीज़ें अपनी रिजॉल्व कर लेते हैं और श्रीलंका काफ़ी हद तक रिजॉल्व नहीं कर पाता, उसमें टोटली फेल रहता है। तो द बेल्जियम गवर्नमेंट एमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस 4 times बिटवीन 1970 एंड 1993 दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। बेल्जियम में क्या होता है, जब वहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में तनातनी होने लगती है चीज़ों को लेकर, रिप्रेजेंटेशंस को लेकर के, तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको रियलाइज़ करती है कि ये वाकई जो है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार अमेंडमेंट करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, रिफॉर्म्स की उनको ज़रूरत पड़ती है और उसको पूरी तरह से टोटली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जो वहाँ पे हर व्यक्ति है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनको जो है उस देश में पूरी तरह से भागीदारी मिलनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति उस कंट्री में सम्मानपूर्वक रह सके। मतलब वो सेल्फ डिग्निटी की बात करते हैं, पीपल, वहाँ के पीपल्स की जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उनके बारे में, उनके हितों को सोचते हैं। फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो सबसे पहला सार्थक कदम इस दिशा में वो लोग ये उठाते हैं कि जो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसमें जो जब वो अपने मिनिस्टर्स चूज करते हैं तो उसमें डच और फ्रेंच को बराबर सहभागिता देते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं वहाँ की नई सरकार में। दोनों दोनों के जो मंत्रियों की संख्या होती है वो लगभग बराबर बराबर होती है, ताकि किसी भी तरह का ईगो उनके बीच में ना रहे और वो पीसफुली एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपना काम कर सकें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है स्टेप होता है उस दिशा में। फिर वो लोग क्या करते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट विद इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। फिर जो है इस दिशा में वो पॉजिटिव जो स्टेप्स उठाते हैं कि जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा अनावश्यक पावर्स थी, उसको वो ट्रांसफ़र करके शिफ्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, और उसको भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी वो पावरफुल बनाते हैं, जिससे वहाँ पे जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में गैप होता है उसको वो काफ़ी हद तक जो है रिजॉल्व करते हैं। और इसी दशा में जो वहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स होती है बेल्जियम की, वहाँ पे भी वो जो है सेपरेट गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन जो इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात होती है उसको पूरी तरह से ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब, जो हमारे डच जो पूरे कंट्री बेस पे मेजॉरिटी में थे बट कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में थे, तो उसका वो पूरा ध्यान देते हैं, उनको जो है बराबर तवज्जो दिलाते हैं और उनको सेम सेम रिप्रेजेंटेशन देने की बात वहाँ पे करते हैं। फिर क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज़ द टू पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। और जो तीसरा सबसे बड़ा काम होता है वहाँ पे, कि वो एक तरह का कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट के तहत वो क्या करते हैं, कुछ जो एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, जैसे वहाँ के कल्चरल इशू होते हैं, एजुकेशनल मैटर्स होते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड जो इशू होते हैं, इन सबको रिजॉल्व करने के लिए वो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट के तहत वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनको वो पूरी तरह से उसमें इंक्लूड करते हैं, उनको सहभागिता देते हैं। वहाँ के लोगों को, जो इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, उनको उसमें वो इंक्लूड करते हैं और सबकी समान राय से जो है ये चीज़ें जो है रिजॉल्व की जाती हैं, जिससे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। चीज़ें बहुत ही पीसफुली और स्मूथली रन करने लगती हैं जब वहाँ पे नई गवर्नमेंट बनती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कदम, स्टेप्स उठाए जाते हैं वहाँ पे बेल्जियम की सरकार के थ्रू। In Belgium, the leaders have realized that unity of a country is possible by respecting the feelings and interests of different communities
But Sri Lanka shows that if a majority community wants to force that is the dominance over other and refuse to share power, it can destroy the unity of the country and lead to the civil war. बेल्जियम में क्या होता है, वहाँ पे जब नई सरकार जो अंतरिम सरकार बनती है उसका गठन होता है, तो वहाँ पे लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, कंट्री की एकरूपता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, यूनिटी ऑफ कंट्री की बात की जाती है और इस दिशा में ये कदम उठाए जाते हैं कि वहाँ के जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं, उनकी फीलिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से समझा जाता है और उसके हिसाब से वो लोग अपनी पॉलिसी फ्रेम करते हैं। जो नई नीतियाँ बनती हैं उनके हितों को ध्यान में रख के, उनकी रुचियों को ध्यान में रख के जो है बनाई जाती हैं। लेकिन श्रीलंका में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता है। श्रीलंका में क्या होता है, वहाँ पे मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट, मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत पहले दे दिया जाता है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। और उसके तहत क्या होता है, जो सिंगल सुपरमेसी होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है, सिंगल सुपरमेसी की बात की जाती है और उसके तहत जो है वो तमिल्स के हित में चीज़ें उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं, या हम कहें कि बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और तमिल्स को पूरी तरह से असंतुष्ट कर देते हैं। वहाँ पे नौबत ये आती है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, उथल पुथल राजनीति में मच जाती है और कहीं ना कहीं जो है गृह युद्ध की दशा आ जाती है, चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। सो द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ द प्रूडेंशियल एंड मोरल रीज़न। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि बेल्जियम पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल रहा अपनी सरकार का गठन करने में, चलाने में। दैट वाज अ वेरी आइडियल मॉडल इन द वर्ल्ड, in a modern democracy we can say, but Sri Lanka was not able to resolve this type of issue and he was totally failed। वो उसमें जो है पूरी तरह से असफल हो जाता है। तो हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है, जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो एक डिज़ायरेबल इशू होता है क्योंकि उसके अपने प्रूडेंशियल रीज़न होते हैं और मोरल रीज़न होते हैं। प्रूडेंशियल रीज़न की बात करें तो वो जो स्वविवेक से लिए गए निर्णय होते हैं वो होते हैं और मोरल रीजंस होते हैं जिनके पीछे नैतिकता होती है। जैसे हम अगर बेल्जियम में पढ़ें तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या रीज़न हो सकते हैं, वहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन में ये रीज़न हुए कि वहाँ पे जो है सबका साथ सबका विकास की बात की गई, हर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया, एक सेम जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई, दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मिनिस्टर्स रखे गए, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की बात की गई, मतलब एक समान सहभागिता की बात की गई। सरकार में सभी वर्गों का, सभी कम्युनिटीज़ का जो है बराबर उसमें रोल था, सबको समान सहभागिता दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का प्रयास किया गया। और मोरल रीजंस में ये था कि सेंट्रल स्टेट पावर को जो है उन्होंने बखूबी जो है ट्रांसफ़र किया, सेंट्रल की जो अनावश्यक शक्तियाँ थी उसको स्टेट में दिया, स्टेट को पावरफुल बनाया। तो ये उसके अपने नैतिक रीज़न हो सकते थे। तो इस तरह से जो प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस थे उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उसको अपनी पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट पे उन्होंने अप्लाई किया। बट श्रीलंका कहीं ना कहीं ये सब करने में असफल रहा। सो फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल्स समझ में आ गए होंगे जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर में समझाया गया है। अब हम कुछ मॉडर्न डेमोक्रेसी में वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में, कि किस तरह से जो है पावर शेयरिंग किस किस स्टेजेस के थ्रू जो है होती है। तो पहली जो आपकी टाइप है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होता है चलिए समझते हैं। Horizontal distributions are separation of power where power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary। जैसे अपनी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की तरह ही काम करता है कि जब गवर्नमेंट अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के तहत जो है पावर शेयर करती है तो वो आपको हॉरिजॉन्टल केस में होता है। जैसे अपने यहाँ जैसे इंडिया में हम देखें कि जो डेमोक्रेसी के 3 सक्सेसफुल पिलर्स हैं उनमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं। तो वैसे ही जो है इन्होंने क्या किया कि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया इन तीनों के बेस पे कर दिया है। लेजिस्लेचर का काम क्या है आप सब लोग जानते हैं, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग का जो काम होते हैं वो लेजिस्लेचर कर दी है, जो हमारी संसद करती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उन पॉलिसीज़ को रन कराती है, उनको एग्जीक्यूट करवाती है, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। जो तीसरी जो चैम्बर है वो जुडिशरी है। जुडिशरी क्या करती है, इनको मॉनिटर करती है, जब जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जहाँ पे इनको बोलने की जरूरत होती है वहाँ पे टीका टिप्पणी करती है, उनको ऑब्जर्व करती है। तो इस तरह से यहाँ पे अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी देखने को मिलता है, जिसको हम चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंतर्गत आता है कि मतलब जब सरकार अपने ऑर्गन्स के थ्रू जब पावर शेयर करती है, अपने नीचे जो है अधीनस्थ जो संस्थाएं होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस के कैटेगरी में आती है। दूसरी हमारी होती है
वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है, व्हेन पावर इज शेयर्ड एमॉन्ग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। जब सरकार किसी संस्था के तहत ना, जब अपनी सरकार के अंदर ही जब डिफरेंट लेवल्स पे जब पावर शेयर करती है वो हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आता है। जैसे द पावर इज शेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब जैसे केंद्र सरकार की शक्तियाँ अलग होती हैं, राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ होती हैं, तो वो आपका वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की कैटेगरी में आता है। फिर तीसरी तरह की जो हमने बेल्जियम में गवर्नमेंट देखने को मिली वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वेयर पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जब विभिन्न सामाजिक समुदायों में प्रेशर ग्रुप्स के माध्यम से, सोशल ग्रुप्स के माध्यम से या और भी बहुत सारे ग्रुप्स के माध्यम से जब लोगों को समान सहभागिता देके जब पावर शेयर की जाती है तो वो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट का पार्ट होती है। और चौथा जो कि मोस्ट पॉपुलर है, लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में आजकल देखने को मिलता है, कोएलिशंस गवर्नमेंट। जो गठबंधन सरकारें बनती हैं, कोएलाइट करके जो बनती हैं, सबकी अपनी कोएलाइट पार्टी होती हैं, यूपीए, एनडीए, आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। तो वेयर पावर शेयरिंग arrangements is among the political parties, pressure groups and movements कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब ये क्या होती है, जब मतलब कई पार्टियों के तहत जब सरकारें बना ली जाती हैं, पावर शेयरिंग की जाती है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत की जाती हैं, या सोशल ग्रुप्स को उसमें इन्वॉल्व करके जो है मूवमेंट्स के तहत जो है जो भी उस समय पावर में गवर्नमेंट होती है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं वो आपकी कोएलिशंस गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर पावर शेयरिंग। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सो तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।